नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी स्वास्थ्य महकमे की। जब हम बात करते हैं चिकित्सा विभाग की तब सबसे पहले यही ख्याल आता है कि आखिर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी ज़रूरतें हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, उन सबको आमजन तक पहुंचाना हो और सब जिम्मेदारी दी गई हो उसे इम्प्लीमेंट करना हो तो समझ सकते कितनी बड़ी चुनौती होगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव बगरहट्टा की, जो कि प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। थैंक यू। 42 साल का कनेक्शन है सर आपका एसएमएस मेडिकल कॉलेज से। हम बात करें स्टूडेंट के तौर पर और ये सफ़र प्रिंसिपल तक पहुंचा है, इस पूरे सफ़र को आप कैसे देखते हैं, क्या चुनौती मानते हैं? बहुत ही नॉस्टैल्जिक, बहुत ही इमोशनल सफ़र रहा है मेरे लिए। मुझे आज भी वो दिन ध्यान है जब 1980 में पहली बार मुझे मेरे पिताजी भी, आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि मेरे पिताजी भी इसी कॉलेज में ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ फिजिकल डायरेक्टर, ही वाज अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर एंड देन लेटर ऑन ही ग्रेजुएटेड टू सम अदर प्लेसेस। सो 1980 में जब पहली बार रिजल्ट आया था प्री मेडिकल टेस्ट का, तो मेरे पास फ़ोन आया कि जल्दी आओ। इसी प्रिंसिपल ऑफिस जहाँ आज मैं बैठा हूँ, इसी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर वो खड़े थे और मुझे बताया कि आपके प्री मेडिकल टेस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया है। दैट वाज द फर्स्ट डे। फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज में हमारा एडमिशन होना, वो रैगिंग के दिन और वो हमारे दोस्तों से याराना, मेडिकल की परीक्षाएं जो अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। परीक्षाओं पे परीक्षाएं पे परीक्षाएं, इतनी परीक्षाएं थी कि हम आदमी थक जाता था। सो 10 years ऑफ माई स्टडीज़ इन एसएमएस मेडिकल कॉलेज, साथ में उसकी बहुत सुनहरी और खट्टी मीठी यादें हैं। मैं स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहा हूँ। उस ज़माने में मैं हॉकी बहुत खेलता था, क्रिकेट का मैं कॉलेज कैप्टन रहा हूँ, यूनिवर्सिटी भी रिप्रेजेंट किया है। सो दोज वर द डेज जिसको मैं याद करता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को 2.5-3 साल के लिए, 3-3.5 साल के लिए जयपुर से बाहर जाना पड़ा, जब मैं सुपर स्पेशलाइजेशन डीएम कार्डियोलॉजी करने गया। देश के बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज जो है पीजीआई इंस्टीट्यूट ऑफ या चंडीगढ़, वहाँ गया। वहाँ का एक्सपीरियंस एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर पीजीआई चंडीगढ़ में काम कर लिया है, वहाँ की सिचुएशन इतनी टफ़ हैं, इतनी टफ़ ह्यूमन कंडीशंस हैं काम करने की, कि किसी भी व्यक्ति ने अगर वहाँ काम कर लिया है तो ज़िंदगी में कहीं और फेल नहीं हो सकता। वो जो हमें लर्निंग्स या टीचिंग हो दी गई हैं, वो आज भी मुझे बहुत हेल्प कर रही हैं। एंड देन few months इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ मैंने इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी की फेलोशिप की। आफ्टर दैट 1996 में मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आया, जहाँ मैंने फैकल्टी ज्वाइन किया। बीच में फिर मैं कुछ टाइम के लिए यूएसए गया, जहाँ मुझे फेलोशिप मिली थी इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी में। और इस दौरान मैं यहाँ एसएमएस से कनेक्टेड रहा हूँ एज फैकल्टी फॉर द लास्ट सिंस 1996 मैं यहाँ पर फैकल्टी में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर। चुनौती से भरा सफ़र रहा है, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जिस जगह मैं एज अ लर्नर, एज अ बिगनर स्टार्ट किया था, वहाँ ना मैं केवल आज जहाँ हुआ हूँ, उसके अलावा भी मैं बहुत सारे प्रोसीजर्स अपने स्टेट की जनता को दे पाया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया से लौटा था तो बहुत सारी चीज़ें मैं सीख के आया था वहाँ से, एंड बहुत सारे प्रोसीजर्स जो थे कार्डियोलॉजी से संबंधित, जो प्रोसीजर थे उस ज़माने में मैं यहाँ स्टार्ट कर पाया था। एंड इन माई ओन इंस्टीट्यूशन आई कुड स्टार्ट। सो ये मुझे बहुत ही एक अच्छी फीलिंग देता है। आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया है, बेहद अहम जिम्मेदारी ये होती है। वो भी तब जब इससे पहले डॉक्टर सुधीर भंडारी इसे संभाल रहे थे, उन्होंने भी नए आयाम सेट किए हैं, कोरोना काल पूरा निकला। ऐसे में इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई जिम्मेदारियों को आपने निभाया, लेकिन प्रिंसिपल की जिम्मेदारी ये एक नई और बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं यहाँ जैसे बताया कि मेरे फादर भी यहाँ पर रहे हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, और मैं यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके हैं और जो यहाँ की चुनौतियाँ हैं उससे काफ़ी कुछ वाकिफ़ हूँ। ना केवल मेडिकल कॉलेज में आने के बाद, उसके पहले भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बारे में अपने फादर से, उनके बारे में सुना करता था, उनके काम करने के तरीके सुना करता था। और पिछले 4 सालों में तो मैं डॉक्टर भंडारी साहब को बहुत ही नज़दीकी से देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, और जिस तरह से, जिस शिद्दत से उन्होंने अपना काम किया है, मैं सोचता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है और वो मुझे मदद करेगा। दैट एक्सपीरियंस इज़ गोइंग टू हेल्प मी। बिल्कुल। और एक स्टूडेंट के रूप में आपने एसएमएस कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज की ज़िंदगी को जिया है कि एक छात्र के तौर पर आना, इसके बाद सफ़र दर सफ़र आगे वक्त के साथ बढ़ते गए। आप एमबीबीएस किया, एमडी किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उपलब्धियां हैं जो आपने हासिल की हैं। लेकिन आज
के वक्त में, आज के स्टडीज़ की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें और आपके वक्त की बात करें, आप क्या अंतर सबसे बड़ा पाते हैं? आई थिंक मेन जो डिफरेंस है वो ये लग रहा है, जिसकी मैं बहुत दुखी भी हूँ, व्यथित भी हूँ उस बात से। सारे टीचर्स होंगे, मेरे जनरेशन के टीचर्स इस बात से व्यथित होंगे कि हमारे जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो MBBS स्टूडेंट्स हैं, वो आज क्लासों से दूर हो गए, कॉलेज की क्लासों से दूर हो गए हैं, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये जो MD एंट्रेंस है, दे आर ओनली पिचिंग फॉर MD एंट्रेंस। कॉलेज की पढ़ाई से वो बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो हमारे ज़माने में नहीं थे। तो आई थिंक दैट हैज़ मेड अ डिफरेंस। कॉलेज लाइफ शायद वो जी नहीं पा रहे हैं। तो आज MBBS MD तो हो रहे हैं, पर शायद डॉक्टर्स नहीं बन पा रहे, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है MBBS के बाद फिर वो MD में आते हैं। MD में भी वही चलता रहता है कि आपको DM करना है या MCH करना है, एंड देन अगेन वो एप्स में जुड़ जाते हैं। प्रेशर में ही रहते हैं वो। प्रेशर में रहते हैं। बट आई थिंक अगर आप, मैं नहीं समझता कि अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में आके पढ़ेगा या हॉस्पिटल में आके काम करेगा तो उसका कोई नुकसान होगा। ऐप्स की पढ़ाई अपनी जगह है, बट वो जो आपकी पर्सनल फीलिंग्स हैं वो मिस कर रहे हैं। ये इसकी वजह क्या होती है? कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इस वजह से वो पूरी तरह से फोकस एक ही चीज़ प्रायोरिटीज में बदल लगा। गई हैं, मेरे ख्याल से प्राथमिकताएं बदल गई हैं लोगों की। और कंपटीशन पर जगह है, हमारे टाइम में कंपटीशन था, अब भी है, लेकिन आई थिंक प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन से ओवरऑल। फिर आपके इंटरनेट, फिर मोबाइल फ़ोन्स, सो दे डोंट फील कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। बाहर जाके हम क्या करें, हमें सब मौजूद है, इंटरनेट पे कनेक्शन सब मौजूद है, बट दे डोंट रियलाइज दैट ह्यूमन कनेक्शन इज़ मिसिंग, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मानवीय दृष्टिकोण वो जब भी आएगा जब मरीज़ को देखेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे, अपने टीचर से इंटरेक्शन करेंगे। सो वो टीचर वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा हो गए हैं, फिजिकली उतना शायद टीचर वक्त और नहीं टॉट दे का जो आई मीन दैट कनेक्शन, हाँ, वो थोड़ा सा नहीं, दैट्स ये बड़ा अंतर आप पाते हैं कि पहले और अब में, कि ये ज़्यादा ब्रेक हुआ टीचर है। एंड टॉट का, आई मीन दैट्स वेरी सैड एक्चुअली। अभी आपने जिक्र भी किया और हमने आपके बारे में पढ़ा भी तो जाना है कि PGI चंडीगढ़ का, जैसा कि आपने जिक्र किया कि वहाँ काम करना कितना ज़्यादा प्रेशराइज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पर है, बहुत ज़्यादा पेशेंट। क्राउड इन दैट टीचर्स वाज सो हार्ड टास्क, वेरी हार्ड टास्क टीचर्स, पंक्चुअल, मतलब आप कोई लिबर्टी ले नहीं सकते। सो जिस व्यक्ति ने वो काम कर लिया तो कहाँ लाइफ में फेल होगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल टफ बनाते हैं वो, बिल्कुल हर सिचुएशन से निपटने के लिए। नथिंग लेस देन आर्मी। PGI चंडीगढ़, इसके बाद मेलबर्न में भी आपने फेलोशिप की। आपने अभी बताया भी कि बहुत सारी नई चीज़ें, नए प्रोसीजर जो आप लेकर आए, यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। लेकिन सर एक अहम बात है, हर बात पे हम कहते हैं कि हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नई आ रही है इंडिया में भी। क्या अभी भी बहुत ज़्यादा अंतर है, मेडिकल लाइन की हम बात करें या फिर ट्रीटमेंट की बात करें, फॉरेन और इंडियन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई कैन से वेरी फॉर श्योर। एंड क्योंकि आप देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आज की तारीख में अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो जो प्रोसीजर आज न्यूयॉर्क में हो रहा है या मेलबर्न में हो रहा था, वो आज हमारे मौजूद है। एक गरीब आदमी, झोपड़ी का आदमी आएगा, SMS में आएगा, सारे प्रोसीजर हो जाएगा उसका, आधे घंटे में, 1 घंटे में हो जाएगा, एंड एवरीथिंग फ्री। इट इज़ अनइमेजिनेबल। आई मीन यूरोप और वगैरह भूल ही जाइए ऐसा होगा, इंडिया में हो रहा है, SMS में हो रहा है। और आई मीन ये स्कीम जो है यूनिवर्सल पैकेज, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जो है, कवरेज की स्कीम है, ये तो अनबिलीवेबल है। फिर लोगों का माइंडसेट क्यों है? आपको लगता है कि ये बदल रही है चीज़ें? आपको लोगों में भी ये है कि नहीं, हमारे भारत में भी इतने हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे ट्रेटमेंट है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कैपेबल है? अब पीपल आर वेरी कन्विंस्ड, बल्कि बाहर के लोग आके यहाँ इलाज करा रहे हैं, ऐसा नहीं है, अब नहीं है। बिकॉज एज ए मेडिकल पर्सन मैं कह सकता हूँ कि जो सुविधा या जो प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे हैं वो वहाँ भी हो रही है। हो सकता है कुछ लेटेस्ट चीज़ें नहीं हो रही हों, थोड़े लेटेस्ट वेरिएशंस नहीं हो रहे होंगे, बट अदरवाइज वी आर डूइंग एवरीथिंग। अस्पतालों की बात करें, क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ा टास्क रहता है, SMS की खास तौर से बात करें, क्योंकि सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, आसपास के राज्यों से, दूसरी जगह से पेशेंट्स आते हैं, फैसिलिटी इतनी है, ट्रीटमेंट ऐसे ऐसे हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, इस वजह से भी लोग इसे चुनते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बात करें, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं आमजन के लिए बनाई, उनकी ट्रीटमेंट के लिए बनाई है, लेकिन एक बड़ी जो कमी पाई जाती है वो ये, उसे लेकर जानकारी लोगों में उतनी नहीं है कि क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से है, हमें ये फैसिलिटी मिल सकती है, खासतौर से गरीबों की भी बात करें तो। इस और अगर हम बात करें आपसे, इस दिशा में आपका कदम क्या रहेगा, कैसे फोकस करेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि जो आम जनता है, स्पेशली जो गरीब जनता है, उसको अगर अवेयरनेस हम दे पाएँ कि क्या क्या हमारे पास सुविधाएं हैं, क्या क्या हम काम कर पा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कुछ हमें ये दिक्कत आ रही हो, भीड़ ज़्यादा है तो मरीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ता है, पर वन हैज़ टू रियलाइज़ कि जो हम सुविधा दे पा रहे हैं वो फ्री है, आई मीन विदाउट एनी कॉस्ट है। एंड
एट पार विद एनी प्राइवेट हॉस्पिटल, एट पार विद एनी हॉस्पिटल इन द कंट्री। सो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात क्राउड मैनेजमेंट की, क्राउड मैनेजमेंट है, हम बहुत अथक प्रयास करेंगे और कर रहे हैं कि ये क्राउड मैनेजमेंट बेटर हो पाए, जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि हम चाहेंगे कि हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो हमारे कलीग्स हैं, दे विल कम टू हेल्प अस। उसके कुछ सर्वे भी कराए गए हैं कि कैसे हम इसकी सुविधा को बेटर कर सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिससे पेशेंट को ज़्यादा इधर से जाना ना भटकना पड़े। काफ़ी कुछ कोशिश की गई, काफ़ी कुछ हो भी रहा है। और आई मीन दैट इज़ व्हाट आई कैन से, बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और क्योंकि मैं बहुत क्लोजली देखा है पेशेंट्स को, मैं ऐसी जगह भी रहा हूँ जहाँ की गरीब जनता से मेरा बहुत कनेक्ट रहा है, जहाँ हम रहते थे वहाँ भी ऐसी जगह थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जो लास्ट पेशेंट है हमारी लाइन का, उसको अगर हम सुविधा दे पा रहे हैं, उसकी चेहरे पे थोड़ी मुस्कान दे पा रहे हैं, सो वी आर सक्सेसफुल। और हम कर रहे हैं। 100 में से 100 नहीं कर पा रहे होंगे तो 100 में से 90 तो कर ही रहे हैं। 10% होता है कि थोड़ा डिससेटिस्फाइड हो, बट दैट इज़ अ बिग नंबर। 90 पेशेंट्स को आप कर पा रहे इतने ह्यूज नंबर में। सो आई मीन वी शुड बी सेटिस्फाइड। बिल्कुल सर, अहम बात की। एक और चीज़ देखने को मिलती है, जब हम एसएमएस मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो फोकस आ जाता है एसएमएस अस्पताल पर, जबकि उससे अटैच 7 से 8 अस्पताल और भी हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी पे नहीं रहते। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ परसेप्शन हो गया, ऐसा कुछ लोगों को हो गया कि शायद वो प्रायोरिटीज़ में नहीं है। सुविधाएं हैं वहाँ भी, आम धारणा से हो गई कि शायद वो प्रायोरिटी पे नहीं। हमारी प्रायोरिटी पे तो है, क्योंकि वो बहुत बड़े सेगमेंट को डील कर रहे हैं। कांवटिया जो हॉस्पिटल है वो बहुत बड़े सेगमेंट को डील कर रहा है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन डील कर रहा है। गणगौरी, ये सब ऐसी जगह हैं जो सैटेलाइट हॉस्पिटल हैं जो कि थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, एंड वहाँ जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि जैसे मैं कार्डियोलॉजी की बात करूँ कि वहाँ हम कोई एंजियोग्राफी कर पा रहे हैं, बट एंजियोग्राफी तो एक ही जगह हो पाएगी। ज़रूरी नहीं आपके एंजियोग्राफी के लिए आपको कांवटिया जाना पड़े या आपको गणगौरी जाना पड़े, इतनी जगह ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या फैसिलिटी में कुछ कमी है? नहीं, प्राइमरी केयर हम दे रहे हैं। कार्डियोलॉजी की काफ़ी कुछ जो प्राइमरी केयर है, जिससे कि आपका कार्डियोलॉजी का पेशेंट आया, हार्ट का पेशेंट आया, या ऑर्थोपेडिक्स का पेशेंट आया, या कोई मेडिसिन से संबंधित पेशेंट आया, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अलावा काफ़ी कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ है। जो टॉप मोस्ट है वो नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, दैट वी कांट अफोर्ड। वो पेशेंट आ जाते हैं हमारे यहाँ, दे गेट ट्रीटेड। तो मतलब ऐसे धारणा हो चुकी है कि शायद हम उसको ध्यान नहीं दें। तो इस परसेप्शन को आपको लगता है कि अगर इसे बदल दिया जाए तो जो क्राउड बहुत ज़्यादा एसएमएस में है वो डिवाइड हो जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी इस डायरेक्शन में हम सोचते हैं कुछ काम और करना चाहिए कि विल सी हाउ वी कैन इम्प्रूव। ऑलरेडी काम किया जा रहा है इस बात पे। तो ये आपका बिल्कुल सही कहना है कि अगर वहाँ पेशेंट्स ज़्यादा रुक जाएंगे तो हमारे पास जिनको ज़रूरत छन के आएंगे, तो उसका फ़र्क पड़ेगा। तो दे आर वर्किंग एंड कुछ पेशेंट अभी भी छन जाते हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है जी। अच्छा, बिल्कुल। डॉक्टर राजीव बगरहट्टा जी, चर्चा ये हम आगे भी जारी रखेंगे। बहुत कुछ है, आपको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और हमारे दर्शक भी लगातार देख रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। शख्सियत में हमारे साथ डॉक्टर राजीव बगरहट्टा जी लगातार बने हुए हैं। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आईपीडी टावर की बात करें, कार्डियोलॉजी टावर की बात करें, ये इसे आप कैसे देखते हैं इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट को? क्या ये सूरत बदलेंगे एसएमएस अस्पताल की, या फिर हम कहें राजस्थान की मेडिकल क्षेत्र? एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं ये दोनों, और न केवल राजस्थान में बट देश भर में इसकी बहुत चर्चाएँ हो रही हैं, और चर्चा का विषय भी है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में इतनी महत्वाकांक्षी, इतनी फार रीचिंग चेंजेस वाली योजनाएं कमी सेटअप हो पाती हैं, और सेटअप होने के बाद स्टार्ट होना एक बहुत बड़ी बात है। आईपीडी टावर एक जैसा बताया गया है कि इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट टावर्स इन द कंट्री, और वो न केवल हमारे बिस्तरों में इजाफा करेगी, बट क्वालिटी ऑफ सर्विस में भी हमें उम्मीद है कि फ़ायदा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसका जो अभी एक्सपेंडिचर है थोड़ा लग रहा है हमें ज़्यादा है, बट इन द लॉन्ग रन हम ये सोचते हैं कि जो एसएमएस में पेशेंट्स आ रहे हैं, गरीब भी आ रहे हैं और भी तरह के लोग आ रहे हैं, पर हो सकता है कुछ पेशेंट को ये हो कि मैं थोड़े से पैसे दे दूं तो शायद मुझे बेटर सुविधा मिल जाए। ऐसी जो सेटअप्स हैं, ऐसी जो फिलॉसफी के पीछे बहुत सारे हॉस्पिटल दिल्ली में भी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये योजना चलते हुए भी ये प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं,
ये और बेहतर सुविधा देंगे, एक छत के नीचे हमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो डेफिनेटली पेशेंट्स को जो भटकाव हो रहा है, जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, उसमें फ़ायदा होगा। बिल्कुल, जो वक्त भी ज़ाया होता है और परेशानी, खासतौर से सही बोला आपने कि परेशानी होती है कि एक कोने में जाओ, फिर दूसरे कोने में जाओ, फिर वापस डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाओ, इन सब चीज़ों से थोड़ी तो सुविधा एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो डेवलप हो रही है इनके आने से। बिल्कुल सर। और वरिष्ठ प्रोफेसर्स हैं, उनको लेकर एक शिकायतें रहती हैं कि वो ओपीडी में नहीं बैठते, अस्पताल में नहीं रुकते। क्या इसे लेकर भी फोकस किया जाएगा? क्योंकि कई बार होता है कि जब सख्ती की जाती है तो बहुत हद तक चीज़ें बहुत ट्रैक पे आ जाती हैं। जैसे जैसे हम थोड़ा बढ़ते हैं, स्टेचर में बढ़ते हैं, या जैसे हमारी ऊपर आते हैं, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ना केवल पेशेंट्स देखने में, पर अगर कोई व्यक्ति या कोई प्रोफेसर अगर आउटडोर में उस टाइम नहीं है सपोज, तो हो सकता है वो उस टाइम वार्ड में गया हो, वहाँ की कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रही है जिसको सुधारने गया हो, या उसकी प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो भी पेशेंट का ही काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं उस टाइम पेशेंट नहीं देखे जा रहे हैं, आपके एसिस्टेंट प्रोफेसर देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आपके जो स्टूडेंट्स हैं, या एमडी या डीएम करने वाले बच्चे हैं, वो देख रहे हैं, एंड दे आर इन रेगुलर कनेक्शंस। और अगर जाते हैं हॉस्पिटल में या वार्ड में जा रहे हैं, किसी सुप्रीम ऑफिस में जा रहे हैं फॉर सम वर्क, पीडब्ल्यू वर्क और व्हाटएवर, तो दे कम बैक। एंड एनीवे आज की मोबाइल की सुविधा है, तो वो दिक्कत तो है नहीं कि चले गए तो नहीं मिल पा रहे हैं ना। सो आई थिंक वो भी एक है, तो ये व्यक्तिगत बात हो सकती है। हम बात कर रहे थे अभी प्रिंसिपल कंट्रोलर एसएमएस मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राजीव बगरहट्टा जी से, लेकिन अब हम एक लेखक से बात करना चाहेंगे। आप लेखक भी हैं, वक्त कैसे निकालते हैं लिखने का, पढ़ने का, और कुछ पल ऐसे जो आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ भी? कैसे इंटरेस्ट आया, कैसे वक्त निकाल के पढ़ाई के साथ और इतने बिजी शेड्यूल के साथ इसे आज भी जारी रखा है आपने? जी मैं समझता हूँ कोरोना के कारण से जब थोड़ा सा हम कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स कम हो गए थे, तो दैट हैज़ गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू राइट। लेकिन मैं जो लिखता हूँ, आई राइट मेनली अबाउट नॉन फिक्शन, मतलब बेसिकली जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में लिखता हूँ। एज ए डॉक्टर वी कम अक्रॉस सो मैनी पीपल, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, जो कि बड़े कई बार पीड़ादायक भी होते हैं, कई बार ह्यूमरस भी होते हैं। तो हमारे खट्टे मीठे जो एक्सपीरियंस है एज ए स्टूडेंट, एज ए डॉक्टर, तो वो उनके बारे में लिखता रहा हूँ। और मैंने अपने टीचर्स के बारे में लिखा है, मेरे क्रिकेट के कोच थे, उनकी बायोग्राफिकल नोट लिखा है। मोर सो आई हैव रिटन अ बुक ऑन माई फादर, सो हिज लाइफ हैज़ बीन वेरी इंस्पायरिंग, उनकी बड़ी प्रेरणादायक ज़िंदगी रही है, विच इज़ गोइंग टू बी पब्लिश वेरी सून। एंड तो सब उन्हीं का आशीर्वाद है, तो इसीलिए ही हैज़ आप देख लीजिए कि बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर, एंड सो आई हैव रिटन अबाउट हिम। आज भी वक्त निकालते हैं पढ़ने हाँ, का, लिखने का? बिल्कुल मेरी कोशिश रहती है कि मैं रोज़ाना कुछ, हालांकि रिकमेंडेड तो है कि 200 वर्ड लिखें, लेकिन मैं 100 भी लिख लेता हूँ तो बहुत है। आई ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 4:30 और सो, तो मैं उठ के फिर 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी मिलता है, जितनी भी हिम्मत हो पाती लिख लेता हूँ। आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, टेनिस और क्रिकेट भी आप खेलते हैं। आपका अगर हम बात करें पहला प्यार क्या है, खेल या फिर मेडिकल? वेल दिस इज़ डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि जब मैं बहुत परेशान होता हूँ काम करते करते, ये अब तो खैर प्रिंसिपल का जॉब है, बट अदरवाइज ऑल्सो व्हेन आई प्ले, सो दैट इज़ अ मेडिटेशन। वो एक तरह का योग है। उस 1-1.5 घंटे में जब मैं खेलने जाता हूँ तो दैट इज़ टोटल रिलैक्सेशन। उस टाइम मैं ध्यान रहता है कि कौन सी फाइल काम कर रही है, कहाँ मुझे जाना है, क्या करना है, एंड दैट रिफ्रेशेज मी। आने के बाद मैं और ज़्यादा एनर्जी से काम कर सकता हूँ। सर, डॉक्टर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज कह सकते हैं, बड़ी मुश्किल जो होती है वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, इतना काम, इतने पेशेंट, कई बार बहुत सिचुएशन ऐसी हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको माइंड से कूल रहना होता है। ये कैसे मैनेज करते हो? और ख़ास तौर से कई बार परिवार से भी, फैमिली से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आप वक्त नहीं दे पाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो वंचित रह जाते हैं, फैमिली उसे सफ़र करती है। मैनेज कैसे करते हैं डॉक्टर्स? और क्या मैसेज भी जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं अभी, जो आगे इसी फील्ड में जा रहे हैं, उनके लिए भी? सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर सम हॉबीज़ जो आपको हेल्प करती हैं इसमें। जैसे मैंने बताया मुझे खेलने का शौक है, मुझे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है, इंडियन फिल्म म्यूज़िक आई लाइक अ लॉट, तो पढ़ना, सो ये सब चीज़ें आपके स्ट्रेस बस्टर्स हैं, सो दे हेल्प यू लॉट। और आजकल तो इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, आप चाहें तो उसे रिलैक्स कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा ना करें, लेकिन बट म्यूज़िक इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। तो आप जो फरमा रही हैं कि आप कैसे मैनेज करते हैं, सो दीज थिंग हेल्प यू व्हेन यू आर इन ट्रबल। आप जाइए, 1 घंटे घूम आइए, वॉक करिए, सेंट्रल पार्क जाइए, जहाँ भी आप जो आपकी एक्टिविटी है, आप भूल जाएंगे, एंड देन यू कम बैक, यू फॉरगेट फॉर सम टाइम। सो लिखते वक्त भी होता है कि आप उसी में खो जाते हो। व्हेन आई वाज राइटिंग अबाउट माई फादर, सो मैं उसी सारे टाइम उसी इरा में रहा जब वो थे, सो आई फॉरगॉट अबाउट द प्रेजेंट। सो प्रेजेंट को भूलने का तरीका ये भी है।
अच्छा, अब एक कॉमन मैन की बात करें या हम डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर जब केबिन में होता है, पेशेंट की लाइन लगी होती है, पेशेंट बहुत पैनिक होता है कि 1 घंटे से खड़े हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं, सब चीज़ें, और डॉक्टर जबकि लगातार काम कर रहा है, वो लगातार पेशेंट को देख रहा है, उस वक्त कैसे माइंड को एकदम कूल रखना पड़ता है डॉक्टर्स के लिए, क्या मुश्किल होती है? क्योंकि कभी कभी डॉक्टर्स को भी लगता होगा कि बहुत हो गया, जस्ट आई नीड अ ब्रेक। नहीं, वो कभी कभी हमें फ्रैंकली हमें गुस्सा आ जाता है कभी कभी कि जब पेशेंट समझने की कोशिश नहीं करते हैं, हमारी बात नहीं सुनने की कोशिश करते हैं, समझते नहीं कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट वो नहीं समझ पाते हैं। कई बार प्यार से भी समझाते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल मोमेंट होता है, बट देन वी गेट यूज टू इट। बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो फिर कभी कभी ऐसा है, बट अदरवाइज वी ट्राई टू मेंटेन। और एक चीज़ें खबरें जो खास तौर से आती हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हों, नए स्टूडेंट्स हों जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन जब फैमिली के साथ कहीं मारपीट हो जाती है, कहीं कुछ होता है, डॉक्टर्स पे कई बार गुस्सा निकाल देते हैं, अस्पताल में जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि उसको लेकर हड़ताल भी कई बार डॉक्टर्स कर देते हैं, मुश्किलें अस्पताल को भी हो जाती है, पेशेंट्स के लिए भी खड़ी होती हैं। इसमें यही है कि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है। पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स और डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ में कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रहता है। सो इसीलिए शायद अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ कई बार रोगी या उसके अटेंडेंट्स, जब रोगी का नुकसान होता है या उसको वी आर नॉट एबल टू हेल्प हिम या सर्वाइव नहीं करते हैं, तो उनके अटेंडेंट्स कई बार फॉर मोमेंट वो एकदम से वर्कअप हो जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम उनसे कम्युनिकेशन संचार रखें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है। एटलीस्ट मुझे तो कभी ऐसी हुई नहीं, एंड जहाँ मैं काम करता हूँ अभी नहीं हुई, बट होते हैं इंस्टेंस। तो मेरे को लगता है शायद दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम है। पेशेंट्स के अटेंडेंट्स भी कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और हो सकता है हमारे साथी भी कई बार वो अपनी बात ना कह पाते हैं, अपनी बात ना पहुंचा पाते हो। आप करें लेकिन अच्छे उससे करेंगे, काम तो कर ही रहे हैं, सभी डॉक्टर कर रहे हैं, करते ही हैं, एंड बट अगर वो पेशेंट को कन्वे नहीं हो पा रही बात, आपके थॉट्स हैं, आपके ख्यालात या आपकी जो स्पिरिट है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस द पेशेंट या उनके अटेंडेंट को, तो शायद ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो समझते हैं। वक्त के साथ आप अपने काम में भी और बेटर होते हैं, परफेक्ट होते हैं, उसका आपको रिवार्ड भी मिलता है, आपको नई नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इस पूरे सफ़र में फैमिली का कितना सपोर्ट आपको रहा? उन्होंने सब कुछ छोड़ा अपना हमको ऊपर लाने के लिए, और इसके बाद आज जो है माई वाइफ इज़ ऑल्सो रेडियोलॉजिस्ट, शी इज़ अ प्रोफेसर SMS में, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। शी हैज़ टेकन केयर ऑफ़ एवरीथिंग। मेरे को सब छोड़ दिया कि मैं खेल भी लूँ, मैं अपने हॉबीज़ भी फॉलो कर लूँ, मैं पढ़ाई भी कर लूँ, और ये अब प्रिंसिपलशिप भी कर लूँ। शी हैज़ टेकन केयर ऑफ़ माई चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड both my children, they are doctors. My daughter has done her MD medicine and my son is pursuing his MD pulmonary medicine. So उन्होंने मेरे को इस तरह छोड़ दिया कि मैं अपना काम कर लूँ बिना चिंता के। So that is why they are such a big support. सर, एक आखिरी सवाल यही कि आपकी अब क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने भी प्लान की होगी कि इस पद पे रहते हुए मुझे अपनी इन जिम्मेदारियों को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी, खास तौर से अगर हम गवर्नमेंट की योजनाओं की बात करें तो? जिस कारण से जहाँ कुछ बीच में दिक्कतें आ रही हैं, सबसे पहले तो हमें उनको हटाना है, जिससे कि उन योजनाओं का फ़ायदा हो रोगियों को, और रोगी को अच्छे मन की फीलिंग आए, अच्छी फीलिंग आए। इलाज होना है, दवाई पेशेंट को दे दी, 2 गोली दे दी, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट अच्छे मन से पेशेंट घर जाए, सबसे बड़ी बात तो ये है। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण आना बहुत आवश्यक है, रोगियों के लिए भी और डॉक्टर्स उनके प्रति, एंड एडमिनिस्ट्रेशन का भी। तो इफ़ यू आर एबल टू इंस्टिल दैट कॉन्फिडेंस इन द पेशेंट कि भाई मुझे दिक्कत कम से कम होगी, हॉस्पिटल में दिक्कत तो आती है, बीमार होना इट्सेल्फ दिक्कत। सो आई थिंक सबसे बड़ी बात तो वही रहेगी कि जो योजना है उनकी सही भावना से आखिरी पेशेंट तक फ़ायदा हो, दैट विल बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड आई विल ट्राई वेरी हार्ड फॉर दैट। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं सर हम भी कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं जो आपने तय की हैं, और ख़ासतौर से चिकित्सा सुविधाएं लोगों को मिलने को लेकर या योजनाओं को लेकर, उसमें आप कामयाब रहे और वो जल्द से जल्द पूरी भी हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव बगरहट्टा जी हमारे इस शो में आने के लिए। थैंक यू। और चलिए इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।